राज अपनी क्लास में ध्यान दे रहा था। टफी आम लोगों की नजरों में अदृश्य हो गया था और राज की टेबल के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहा था। क्लास में पढ़ते पढ़ते राज ने टेबल के नीचे देखा तो टफी शॉपिंग वेबसाइट पर चीजों के रिव्यू लिख रहा था। ये देखकर राज के पसीने छूट गए। उसे लग रहा था कि सेलर को ये रिव्यू देखकर कैसा लगेगा, क्योंकि डॉग फूड के टेस्ट का रिव्यू कोई भी इंसान कैसे कर सकता था, जबकि टफी ने खुलकर उस डॉग फूड के टेस्ट का रिव्यू किया था। बस इसी कारण टफी ने पिछले कुछ दिनों में राज से कुछ भी खरीदने को नहीं कहा था, क्योंकि उसने ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख लिया था। आमतौर पर पहाड़ी महारथियों ने टफी के बारे में जितना कहा था, टफी उतना भी दिक्कत भरा नहीं था। टफी को बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। उसे बस कोई नई सी चीज खेलने के लिए दे दो तो वो कई घंटे उसी से खेलते हुए निकाल देता था। इसके अलावा टफी काफी क्यूट भी था। बस उसका रोज बाबा बैरागी को खरी खोटी सुनाना इसमें शामिल नहीं था। जब टफी राज के पास आया था, तब से पहाड़ी महारथियों के एडमिन बाबा बैरागी की सख्त छवि राज की नजरों में धुंधली होती जा रही थी, क्योंकि राज टफी को हमेशा से बेवकूफ बाबा बैरागी कहते सुनता था। राज को तो यहाँ तक लगने लगा था कि बाबा बैरागी का पूरा नाम बेवकूफ बाबा बैरागी ही है। समय गुजरता गया और सुबह के 10 बज गए। राज की दोनों सुबह की क्लास खत्म हो गई। अब दोपहर में उसकी कोई क्लास नहीं थी। तुम लोग पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल जा रहे हो क्या? क्योंकि अब कल ही तो परीक्षा है, रोहन ने पूछा। अब तक उन लोगों की परीक्षाएं आ चुकी थी। परीक्षा में फेल न होने और फिर से परीक्षा में बैठने से बचने के लिए रोहन को बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। कभी भी मेहनत बर्बाद नहीं जाती, इस बात को रोहन बहुत अच्छे से मानता और जानता था। बच्चों को खुद से पढ़ाई करने के लिए हर परीक्षा में 1-2 दिन मिल जाते थे, लेकिन इस बार की परीक्षा आखिरी क्लास के तुरंत बाद होने वाली थी। मैं यशी के साथ पढ़ने के लिए जाने वाला हूँ, तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, गणेश ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। इसके बाद रोहन यासीन की तरफ देखने लगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम बड़ी अजीब ढंग से देख रहे हो। तुम चाहो तो मेरे रूम पर आ सकते हो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज पे दिक्कत आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, यासीन ने सख्ती से कहा। राज, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम भी हमारे साथ ही पढ़ोगे? रोहन ने हंसकर पूछा। अगर मेरे पास समय रहा तो बिल्कुल। अगर रात को मैं फ्री हो गया तो मैं यासीन के रूम पर आ जाऊंगा। थोड़ा सोचने के बाद राज ने जवाब दिया। राज चाहता था कि वसीम और टफी ठीक तरह से सेटल हो जाए, वरना किसी दिन शल्य के घर पहुंचकर राज को पता चले कि घर का पूरा सामान बदल चुका है। बगल में खड़ी रिया ने कसकर मुट्ठी बांध रखी थी। वो राज को अपने साथ पढ़ने के लिए गर्ल्स हॉस्टल बुलाने वाली थी। हॉस्टल का एसी खराब हो गया था और उन्हें नहीं पता था कि वो कब सुधरेगा, इसलिए रिया अपने पर्सनल एसी यानी राज को अपने पास रखना चाहती थी। अब जब रोहन ने बातों को इतना उलझा दिया था, इसलिए रिया के पास राज से पूछने की हिम्मत नहीं बची थी। भले ही राज ने भूत से संपर्क साध लिया था, लेकिन उसके गले में अभी भी बर्फीला मोती था। उसकी ठंडक वाली बात अभी भी बरकरार थी, इसलिए भूत को अपने अंदर उतारने के बावजूद भी ये मोती कीमती था। इस बारे में जब ध्यान दिया जाए तो पंखुड़ी वाकई काफी अमीर थी। उसने ऐसी चीज को यूं ही नहीं दे दिया था। वापस साथ चलना चाहोगी? राज ने रिया से पूछा। राज अपने रूम से सारी किताबें शल्य के घर ले जाना चाहता था। परीक्षाएं सर पर थी, भले ही इसमें राज को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली थी, लेकिन एक बार सरसरी मारना तो जरूरी था। हाँ बिल्कुल, रिया ने खुश होकर जवाब दिया। दूसरी तरफ चेतन काफी चिंता में बैठा हुआ था। जूनियर की आज की क्लास खत्म हो चुकी है, क्या सभी तैयार हैं? चेतन ने कहा। उसके साथ 6 कातिलों की तरह दिखने वाले लोग थे। ये सभी कलंदर के साथी थे। आज के काम के लिए चेतन ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया था। ठीक है, फिर काम पर लग जाओ। निवास प्रमाण पत्र बनाने वाली से संपर्क करो और उससे कहो कि वसीम को उलझा कर रखे, चेतन ने कहा। इस नई दुनिया में किसी को उलझा कर रखने के कई तरीके थे। अभी के लिए वसीम को कागजों में उलझाया जा सकता था। हम उस जूनियर पर हमला करेंगे, याद रखना हमें जल्दी करना होगा, वरना अगर हमें वसीम ने पकड़ लिया तो हम तो गए समझो। हमारे पास बस एक ही मौका है,
चेतन ने पूरा प्लान समझाते हुए कहा। राज रिया के साथ चलकर गया और फिर उसने अपने रूम में जाकर सारे नोट्स उठा लिए। इसके बाद वो शल्य के घर की तरफ चल पड़ा। टफी उसके कंधे पर बैठा फोन में गेम खेल रहा था। जब राज एक सकरे रास्ते से गुजर रहा था तो वो चलते चलते रुक गया। भले ही रास्ता सकरा था, लेकिन यहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन अभी के लिए वहाँ एक परिंदा भी नहीं था। तुम काफी चौकन्ने रहते हो, टफी ने तारीफ करते हुए कहा। वहाँ कितने लोग हैं? राज ने पूछा। वो समझ चुका था कि कोई उसके खिलाफ साजिश करके बैठा था। यहाँ कुल 7 लोग हैं, उसमें से 5 लोग लगभग तुम्हारे बराबर ही ताकतवर हैं। ज्यादातर पहले लेवल की 1 या 2 इंद्री खोले हैं। उनमें से एक पहले लेवल की 3 इंद्री हासिल किए हैं और आखिरी वाला वही हट्टा कट्टा आदमी है जो हमें पहले भी मिला था। उसकी 5 इंद्री खुल चुकी है और वो जल्द ही सिद्ध चक्र हासिल करने वाला है, लेकिन वो सबसे पीछे छुपा है। उसे लग रहा है कि मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। टफी ने राज के विरोधियों की पूरी जानकारी और उनके ठीक ठीक लोकेशन बताते हुए कहा। टफी ने सभी का इंट्रो ऐसे दिया था जैसे कोई अपने परिवार के बारे में बताता है। भले ही वो सभी अपनी शक्ति छुपा कर बैठे थे, लेकिन वो टफी की नजरों में सितारों से भरे आसमान की तरह साफ थे। राज ने अपने साथ लाए सामान पर नजर डाली। एक बदबूदार गोली, एक तलवार तिलिस्म, 3 कवच तिलिस्म, 8 शैतानी बंधन तिलिस्म और एक कांसे की अंगूठी जिसका इस्तेमाल राज को नहीं पता था। टफी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राज ने पूछा। हाँ बिल्कुल। जब तुम बहुत ज्यादा घायल हो जाओगे और मरने की नौबत आ जाएगी तो मैं तुम्हें यहाँ से घसीट कर ले जाऊंगा, चिंता मत करो, टफी ने जवाब दिया। ठीक है, ये भी ठीक है, राज ने हंसकर जवाब दिया। राज ने अपना झोला एक तरफ रखा और चेतन के फैलाए जाल में खुद आगे बढ़ गया। टफी उसके कंधे से उतरकर एक जगह छुप गया। बाहर आ जाओ, तुम 6 लोगों को मैं साफ साफ देख सकता हूँ। अब तुम्हें और छिपने की जरूरत नहीं है, राज ने अपने शरीर को हिलाकर कहा। उसने जानबूझकर चेतन को नहीं गिना था ताकि उसे यही लगे कि उसके बारे में किसी को नहीं पता चल पाया है। राज की बात सुनते ही 6 लोग सभी तरफ से बाहर निकल आए। उसके हाथ में जाने पहचाने चाकू थे और वे सभी तरफ से राज की तरफ टूट पड़े। राज इन चाकुओं को देखकर समझ गया कि ये सभी कलंदर के साथी थे। अगर इस समय राज के पास पर्याप्त दिमागी शक्ति होती तो वो दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसकी रक्त और कुंडलिनी की शक्ति के साथ साथ दिमागी शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। अब राज को अगली 2 और इंद्री खुलने का इंतजार करना होगा, तब जाकर आंख की इंद्री से मिला हुनर किसी काम आ पाएगा। इसी कारण राज ने कवच तिलिस्म का इस्तेमाल करना बेहतर समझा। कवच तिलिस्म से तीसरे लेवल से नीचे के सभी हमलों को रोका जा सकता था। यहाँ तक कि कलंदर भी इस कवच को नहीं तोड़ पाया था। अब भले ही उस पर 6 लोग एक साथ हमला कर रहे थे, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंची थी। 6 अलग अलग तरफ से राज के ऊपर हमला हुआ और चिंगारियां निकली। वो सभी ये देखकर हैरान रह गए। एक साथ 6 हमलों के बावजूद भी वो राज के कवच को नहीं तोड़ पाए थे। राज को इन तलवारों की रफ्तार भी तेज नहीं लगी। आंख की इंद्री खोलने के बाद सिर्फ ध्यान लगाकर देखने पर राज अपने बराबर ताकतवर जादूगरों की हलचल को बखूबी देख पा रहा था। ये सब कुछ अच्छी आधार टेक्निक का असर था। कलंदर एक आजाद भूतिया जादूगर था। उसने यहाँ वहां से कई आधार टेक्निक इकट्ठा करके अपने गुर्गों को दी थी, लेकिन ये सभी टेक्निक जादुई दुनिया की आम टेक्निक से भी आम थी। हालांकि शुरुआती बुद्ध फिस्ट टेक्निक और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर जो राज के पास था, वो काफी बेहतर आधार टेक्निक में गिनी जाती थी। यहाँ तक कि पहाड़ी महारथी भी इन्हें खास मानते थे। दोनों पक्षों की ताकत एकदम कांच की तरह साफ थी। शुरुआती फिस्ट नंबर 2। राज ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी मन और आंख की इंद्री से रक्त और कुंडलिनी की शक्ति बहना शुरू हो गई और एक उल्का पिंड की तरह मुक्का फट पड़ा। एक ही झटके में कलंदर के सभी गुर्गों पर 40-40 मुक्के पड़े। उनके शरीर पर कोई जादुई कवच नहीं था। राज का हमला सीधा पड़ने के कारण वो उछलकर दीवार से टकरा गए और उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी।
तीन इंद्री खोल चुके गुर्गे को छोड़कर कोई भी राज का हमला नहीं रोक पाया था। बचे पांचों जमीन पर ढेर हो चुके थे। वो जिंदा थे या नहीं अभी के लिए किसी को नहीं पता था। राज ने अपनी मुट्ठी बांधी। भले ही मुक्के हो या फिर हथियार, कोई भी राज के कवच को अगर तोड़ पाने में नाकामयाब होता था तो राज को बस सही समय का इंतजार करके उन पर एक ही मुक्का मारना होता था और वो मौत के मुंह पर लटक जाते थे। शायद राज इस चीज का इस्तेमाल और भी कई बार कर सकता था। जैसे ही राज के दिमाग में ये ख्याल आया, उसने अपना दायां पैर जमीन पर पटका। वे अपने घायल विरोधी होने के मौके का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो तीन इंद्री खोल चुके जादूगर की तरफ सीधा बढ़ गया। शुरुआती फिस्ट नंबर 1। राज किसी तोप के गोले की तरह अपने सबसे जोरदार मुक्के के साथ आगे बढ़ा। तीन इंद्री खोल चुके इस जादूगर को लड़ाई का काफी तजुर्बा था। वो तो बस राज के ताकतवर कवच को देखकर चौंक गया था, इसलिए पिछला हमला ठीक से नहीं रोक पाया था। अजीब ढंग से अपने शरीर को मोड़कर उसने राज के मुक्के से खुद को बचा लिया। इसी समय 8 चाकू उसकी उंगलियों के बीच दिखने लगे और उसने उन्हें राज की तरफ दे मारा। एक के बाद एक चाकुओं के पड़ने की आवाज आती गई। चाकू सीधा राज से टकरा गए और चिंगारी निकल रही थी। अब राज को हंसी आने लगी थी। उसका तोप के गोले वाला मुक्का किसी सांप की तरह मुड़ गया और सीधा जाकर तीन इंद्री वाले जादूगर के सीने पर पड़ा। विरोधी के मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। उसके सीने पर दिल की रक्षा करने के लिए लगा कांच राज ने तोड़ दिया और वो हवा में उछल गया। भले ही राज के पास लड़ाई का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन उसने काफी मूवी देखी हुई थी, जबकि अभी भी उसने मूवी के बराबर कमाल ढंग से कोई कारनामा भी नहीं दिखाया था। ये तो बस इसलिए हुआ क्योंकि उसका विरोधी इतना होशियार नहीं था और उसने राज को हल्के में ले लिया। उन्हें जितना बताया गया था उस हिसाब से राज की बस किस्मत अच्छी थी, जिसे अच्छे लोग मिलते गए और उसे जादुई गोलियां और टेक्निक मिल गई। इसके अलावा राज ने अभी हाल ही में मन की इंद्री खोली थी, इसलिए उसके पास लड़ाई का तजुर्बा भी नहीं था। ऐसे में तो ये लोग आसानी से राज को हराने का मन बनाकर आए थे, लेकिन उन्हें सारी जानकारी ठीक ढंग से नहीं मिल पाई थी। राज 2 इंद्रियां खोल चुका था और उसके पास कई तिलिस्म भी थे। क्या राज चेतन को धूल चटा पाएगा? क्या वसीम के ना होने पर राज किसी बड़े खतरे में पड़ पाएगा? राज की शुरुआती बुद्ध फेस्ट टेक्निक कमजोर नहीं थी, इसलिए कलंदर के गुर्गों का जमीन पर लेटे रहना आम बात थी। राज ने गहरी सांस ली। उसने लापरवाह होने का नाटक किया ताकि आखिरी जादूगर भी बाहर आ जाए। चेतन छुपकर ये सब देख रहा था। वो तुरंत ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ और राज के पीछे पहुंच गया। फिर उसने एक नुकीली रॉड को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और राज की तरफ पूरी ताकत से घुमाया। कवच तिलिस्म ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया और चेतन का हमला रोक दिया। आखिर ये बाहर आ ही गया। राज ने बिना झिझक के कदम पीछे लेते हुए सोचा। अपना हमला नाकामयाब हो जाने के कारण चेतन बहुत निराश हुआ। वो उछलकर पीछे चला गया। फिर उसने आत्मीय दबाव का इस्तेमाल किया। तुम्हारा विरोध बेकार है जूनियर, मेरे खिलाफ जीत पाने की तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है, चेतन ने गुस्से भरी आवाज में कहा। क्या हुआ? क्या तुम्हें हयग्रीव ने यहाँ भेजा है? राज ने कहा। इसी दौरान उसने अपने कवच तिलिस्म की ओर भी देखा। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। चेतन के एक और हमला करने पर यह टूट जाएगा। चेतन असीम शैतानी कबीले जैसे बड़े कबीले का शागिर्द होने के काबिल था। उसका रॉड का हमला काफी जोरदार था। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन सिर्फ समय काटने के बारे में सोचना भी मत। मैंने तुम्हारे सीनियर को उलझा कर रखने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है, इसलिए अब अपने भाग्य के आगे घुटने टेक दो, चेतन ने कहा और थोड़ा झुककर वो एक लो रैंक का जादुई खजाना एक्टिवेट करते हुए बोला। पवंडर सी रफ्तार। उसके शरीर के चारों ओर हरे रंग की हवा का एक चक्र बन गया, जिससे उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई। इसके बाद उसकी परछाई गायब हुई और वो राज के बगल में दिखने लगा। उसने तुरंत ही राज के पेट में रॉड घुसाने के लिए हमला कर दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मुझे तुम जिंदा चाहिए, चेतन ने कहा।
चेतन की रफ्तार इतनी तेज थी कि राज को बचने के लिए समय भी नहीं मिला। कवच तिलिस्म ने एक बार फिर चेतन के हमले को रोक लिया। राज इस मौके का फायदा उठाकर दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनाने के लिए पीछे की तरफ उछल गया। इसी दौरान कवच तिलिस्म की बची हुई ताकत भी चली गई। चेतन बहुत तेज था, इसलिए बिना तलवार तिलिस्म का इस्तेमाल किए राज के पास जीतने का और कोई मौका नहीं था। टफी, राज ने चिल्लाया। अब टफी का कारनामा दिखाने का वक्त था। मैं पहले ही समझ गया था कि आज सुबह से मुझे घुमाने लाने के पीछे कोई न वजह तो जरूर होगी। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। चिंता मत करो, मैंने जरूरी तैयारी कर ली है। मैं पहले ही तुम्हारी तलवार ले आया था। लो पकड़ो इसे। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। टफी ने खास टेक्निक की मदद से राज से कहा ताकि उसकी आवाज और कोई न सुन सके। इसी दौरान उसने अपना पंजा उठाया और लंबी तलवार राज की तरफ उछाल दी। तलवार सीधा राज के हाथ में गिरी। यह सहस्त्र भेदी तलवार थी। राज तलवार पकड़कर थोड़ी देर खड़ा रहा। उसे तलवार देने की वजह समझ नहीं आ रही थी। राज सिर्फ शुरुआती बुद्ध फेस्ट टेक्निक जानता था। उसे तलवार की कोई टेक्निक नहीं पता थी। शायद टफी जर्मन शेफर्ड से जीतने के बाद तारीफ न करने का बदला राज से ले रहा था। हालांकि अभी राज के पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। चेतन का शरीर एक बार फिर हिला। उसने नुकीली रॉड को गोल घुमाया जो किसी ड्रिल की तरह राज की तरफ बढ़ी। अगर यह हमला राज पर पड़ा तो उसके आर पार छेद हो सकता था। अब राज का कवच तिलिस्म भी खत्म हो चुका था और उसके पास दूसरा कवच तिलिस्म भी नहीं था। इस कारण वो इस रॉड को अपने करीब भी नहीं आने दे सकता था। राज ने अपनी तलवार उठाई और चेतन के हमले को रोका। चेतन के हाथ की रॉड दो टुकड़ों में टूट गई, जबकि तलवार में जरा सी खरोच भी नहीं आई और वो चेतन के हाथ की तरफ आगे बढ़ती रही। सहस्त्र भेदी तलवार चंद्र कबीले के सबसे खास जादुई खजाने में आती थी, जो किसी भी चौथे लेवल के जादूगर को काट सकती थी। चेतन की रॉड स्टील की बनी थी, इसलिए वो किसी भी हाल में इस तलवार का हमला नहीं रोक सकती थी। चेतन ने तुरंत ही अपना हाथ बचाने के लिए उसे पीछे किया और फिर जब उसने राज के हाथ की तलवार को देखा तो उसके अंदर लालच बढ़ गया, क्योंकि अगर वो इस तलवार को हासिल कर लेता तो उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ये तलवार आई कहां से? जब मैंने आखिरी हमला किया उसके बाद इस जूनियर के हाथ में ये तलवार अपने आप दिखने लगी। चेतन ने मनी मन सोचा। वो टफी को नहीं देख सकता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वसीम आसपास ही कहीं छुपा था। शायद कागजों में उलझाने वाली चाल वसीम पर काम नहीं की थी। अगर वसीम यही था तो चेतन को अपने जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा, चेतन ने सोचा। अब भले ही वसीम यहाँ हो या नहीं, उसके पास जूनियर को कैद करने के अलावा जिंदगी जीने का और कोई चारा नहीं था। इस बात को बताने में बहुत समय लगा, लेकिन ये सब काफी जल्द हो रहा था। चेतन ने अपने हाथ में पकड़ी आधी रॉड को फेंक दिया। फिर वो हाथों को आगे करके राज की तरफ बढ़ा। अब वो राज की तलवार छीनने की कोशिश कर रहा था। राज पीछे नहीं हटा। उसने सहस्त्र भेदी तलवार को कसकर पकड़ा और चेतन की तरफ उसे लहरा दिया। उसने अभी तक कोई तलवार की टेक्निक नहीं सीखी थी, इसलिए वो सिर्फ काटने वाले हमले ही कर सकता था। चेतन खाली हाथों से तलवार का हमला नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने सिर्फ राज को पकड़ने के लिए अगला कदम बढ़ाया। राज, तलवार को लहराना बंद करो और कोई तलवार की टेक्निक का इस्तेमाल करो। तभी टफी की आवाज फिर से राज के कानों में गूंजी। मैं कोई तलवार की टेक्निक नहीं जानता, राज ने मन ही मन चिल्लाया। अगर उसे कोई टेक्निक आती होती तो अभी तक उसने उसका इस्तेमाल कर लिया होता। थोड़ी देर बाद भी चेतन राज को नहीं पकड़ पाया था, इसलिए उसे चिंता होने लगी थी। अब वो और समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने एक बार फिर अपना लो रैंक जादुई खजाना इस्तेमाल करने की ठानी और बवंडर सी रफ्तार एक्टिवेट कर ली। अब राज और चेतन के बीच रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर आ चुका था। किसी भी 2 इंद्री वाले और 5 इंद्री वाले जादूगर के बीच ये अंतर आम सी बात थी। इसके अलावा चेतन ने बवंडर सी रफ्तार का जादुई खजाना भी इस्तेमाल कर लिया था। उसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई थी कि राज कुछ भी करने के काबिल नहीं था। हालांकि इस टेक्निक के इस्तेमाल से शरीर की पूरी ताकत निचुड़ जाती थी। चेतन का शरीर काफी हट्टा कट्टा होने के बाद भी वो इस टेक्निक को दिन में बस 2 बार ही इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए ये चेतन का आखिरी मौका था। चेतन ने कदम आगे बढ़ाया और वो गायब हो गया।
जब वो दोबारा दिखा तो वो राज के ठीक पीछे था। तुम अब मेरे हो, चेतन ने खुशी मनाते हुए सोचा। उसने एक हाथ राज की तलवार की तरफ और दूसरा हाथ राज के गले की तरफ बढ़ाया, लेकिन जब चेतन ने बवंडर सी रफ्तार का इस्तेमाल किया तभी राज ने दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर लिया। अब वो चेतन की मूवमेंट बड़ी आसानी से देख सकता था। उसने चेतन को अपने पीछे आते भी देखा। अब मुझे क्या करना चाहिए? राज अपने दिमाग में कोई ना कोई तरीका ढूंढने लगा। वो चेतन के हाथों को अपने करीब आते हुए देख रहा था। तभी राज को अग्नि तलवार टेक्निक का ख्याल आया। ये वही टेक्निक थी जिससे सपने में सब कुछ जलकर खाक हो गया था, लेकिन राज इसे एक बार आजमा कर देख चुका था। इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। तलवार में आग लगाना तो दूर, राज एक हल्की सी चिंगारी भी पैदा नहीं कर पाया था, लेकिन ये टेक्निक नहीं तो और क्या? इस बात का राज के पास कोई जवाब नहीं था। अब ना चाहते हुए भी राज को इसी टेक्निक पर निर्भर होना पड़ रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी टेक्निक वाकई थी भी या नहीं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही होता है। अब ख्वाब है या हकीकत, ये जानने का शायद राज के पास आखिरी मौका था। उसने अपनी कलाई घुमाई और तलवार लहरा दी। इसके साथ साथ राज ने मन ही मन अग्नि तलवार टेक्निक दोहराया। वैसे तो उसने जो सपने में देखा था उस हिसाब से उस टेक्निक को करने के लिए किसी भी तरह के मंत्र की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन राज को कम से कम टेक्निक का नाम लेना तो बेहतर ही लगा। उसके मन और आंख केंद्री में बची रक्त और कुंडलिनी की शक्ति में एक विस्फोट हुआ। राज के भीतर दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करने के बाद जितना जो भी बचा था सब एक झटके में बाहर आने लगा। पुरानी कांसे की अंगूठी चमकने लगी और उसमें मौजूद जादू एक्टिवेट हो गया। इस अंगूठी का काम ही आत्मीय ऊर्जा को इकट्ठा करना था, इसलिए जैसे ही राज की शक्ति बाहर निकली तो उसने पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करके तलवार के अंदर डाल दिया। पूरी तलवार में अचानक आग लग गई। यह ठीक वैसा ही था जैसा राज ने सपने में देखा था, लेकिन क्या यह पूरी तरह से काम कर गया था? ऐसा राज को यकीन नहीं था। उसने बस उसी ढंग से तलवार को घुमाया था जैसे जन्नता ने उसके सपने में उसे घुमा कर दिखाया था। राज के पास कोई तलवार की टेक्निक नहीं थी और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका सपना असली था या नहीं, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच खड़े राज के पास सिर्फ एक अधूरा ख्याल था, लेकिन उसको आजमाने के अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। जब राज के दिमाग ने हर जगह से हार मान ली तो उसने अपने सपने पर ही जुआ खेलना बेहतर समझा। पहले उसकी आधी से ज्यादा ताकत दिव्य दृष्टि में खर्च हो चुकी थी और अब बची हुई इस टेक्निक में झोंक दी गई थी। ऐसे में अगर राज ने टेक्निक का इस्तेमाल कर भी लिया था तो उसे आगे जारी रखने के लिए राज के पास शक्ति के नाम पर कुछ भी बाकी नहीं बचा था। अब राज मौत की खाई के बिल्कुल किनारे पर था, जहां सिर्फ सांस लेने भर से वो खाई में नीचे गिर सकता था। चेतन की रफ्तार का राज के पास कोई तोड़ नहीं था। उसकी दिव्य दृष्टि भी कुछ ही सेकंड्स की मोहताज थी। अगर ऐसे में राज का ये टेक्निक वाला जुआ काम नहीं किया तो राज को अपनी तलवार और अपनी आजादी दोनों से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि चेतन के हाथ सेकंड के हर छोटे हिस्से में राज की तरफ बढ़ रहे थे। क्या राज ने वाकई सपने में सीखी टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था? क्या राज चेतन की रफ्तार का मुकाबला कर पाएगा?